भाजपा ने 6,88,000 स्वयंसेवकों को दी है ट्रेनिंग। भाजपा अध्यक्ष कल करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने प्रियंका टेब्रीवाल को उतारा भवानीपुर से चुनाव मैदान में। भाजपा की पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव की सूची हुई जारी। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंच स्तरीय वार्ता से पहले आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री और महिलाओं के लिए मंत्री मारिस पायने महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से करेंगी वार्ता। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान में तेजी जारी। अब तक 72,37,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 67,58,000 से ज्यादा खुराक दी गई। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.49% हुई। यूएस ओपन के महिला एकल का खिताबी मुकाबला ब्रिटेन की एमा रादुकानु और कनाडा की लेला फर्नांडीज के बीच होगा। एमा रादुकानु ने मारिया सकारी को और लेला फर्नांडीज ने आर्यन सावेलेंका को हराकर फाइनल में बनाई जगह। और अगर क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ स्थगित। नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। 5 मैचों की सीरीज में भारत चल रहा है 2-1 से आगे। और गणपति बप्पा मौर्य के जयघोष के साथ आज देश भर में मनाया जा रहा है गणेश महोत्सव। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव से कोविड दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा प्रदेश के सभी 27,700 शक्ति केंद्रों पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों से शाम को 4 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ ही 11 सितंबर से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का काम भी पार्टी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी। सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत पार्टी प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे सेवा कार्यों को आयोजित करेगी। सत्रह तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में अपना योगदान करेंगे और हर बूथ से कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन में छूट न जाए, इसका हम एक एग्जॉस्टिव प्लानिंग के साथ 17 तारीख की तैयारी करेंगे। 11 तारीख को मैं एक मैसेज भी दूंगा। 13 तारीख को मैं सभी प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के साथ चर्चा भी करूंगा और उसके बाद 15 तारीख को इन सभी जो हमारे उस समय तक 7 लाख क्रॉस कर जाएंगे ऐसे वॉलंटियर्स के साथ मैं डायरेक्ट रूबरू भी चर्चा करते हुए उनको 17 तारीख का आह्वान करने वाला हूं और 17 तारीख को इस कार्यक्रम को करूंगा। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में बने हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी का एक जो प्रचार का या जनता से जुड़ने का जो एक तरीका है वो थोड़ा अलग है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हैं और यही वजह है कि ये जो सेवा समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सेवा समर्पण अभियान, इसके तहत जो कोरोना काल में जो पीड़ित लोग हैं या चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, उन तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, उस तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और वहां से फिर शुरू होगी उत्तर प्रदेश की में बहुमत एक बार दोबारा पाने की सियासत, उसकी कोशिश। किस तरह से देखते हैं इन दोनों अभियानों को? जी देखिए निखिल, दरअसल बीजेपी एक बड़ा अभियान हम जानते हैं कि चला रही है हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेन करने का। 6,86,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जा चुका है
और ये संख्या आगे बढ़ेगी तब एक टारगेट रखा गया है कि हो सकता है कि 8 लाख से ज़्यादा ऐसे ट्रेंड हेल्थ वॉलंटियर्स हो जाएं जो अगर कोई संभावित अगली लहर आती है तो उसमें गांव-गांव सहयोग करेंगे। कोरोना से बचाव में उन्हें तमाम तरह की ट्रेनिंग दी गई है और उस एक बड़े अभियान की शुरुआत बीजेपी देशव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को देशव्यापी अभियान के तहत टीकाकरण जो अभियान भारत सरकार चला रही है उसमें ये हेल्थ वॉलंटियर्स सहयोग करेंगे और अलग अलग जगहों पर एक तरह से मदद करेंगे जागरूकता फैलाने में और हर बूथ पर एक कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग टीका के लिए आएँ। ये एक कार्यक्रम है हम जानते हैं जिसमें बीजेपी ने एक व्यापक तौर पर कुछ दिन पहले कहा था कि वो हेल्थ वॉलंटियर्स बनाएगी और वो मदद करेंगे और अगर कोई संभावित अगली लहर आती है तो उसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है उसके लिए ये हेल्थ वॉलंटियर्स काम करेंगे। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है, बूथ विजय अभियान की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल संवाद कल करने वाले हैं। 22,700 जो यहाँ बीजेपी का जो बूथ संगठन है वहाँ पर सीधे तौर पर संवाद होगा, जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी, पदाधिकारियों से बातचीत होगी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर हम जानते हैं कि हाल ही में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया है। 7 सह प्रभारियों की नियुक्ति की है जिसमें केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रभारियों की अलग से नियुक्ति की गई है। जो बीजेपी के लिए जो अलग अलग क्षेत्रवार जो एक तरह से संभाग होते हैं, ब्रज हो, गोरखपुर रीजन हो, काशी रीजन हो या फिर अगर अवध की बात करें उनके क्षेत्रीय प्रभारियों का ऐलान किया गया है चुनाव के लिहाज से। तो बीजेपी अब कोई कोर कसर उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। कल 11 तारीख से इसकी शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं और इसके बाद लगातार कार्यक्रम लगने वाले हैं, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। हम जानते हैं कि अब एक पूरी रूपरेखा जब बना ली गई है जिसमें चुनाव प्रभारियों के ऐलान के साथ ही दरअसल जो काम काज होता है चुनाव की तैयारी को लेकर वो एक मूर्त रूप दे दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाल ही में ऐलान हुआ है और अब ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसके तहत संवाद करेंगे बूथ विजय अभियान के तहत बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देशव्यापी अभियान बीजेपी अपने हेल्थ वॉलंटियर्स के जरिए चलाएगी, लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान में शामिल हो और उसके लिए एक पूरे कार्यक्रम का ऐलान आज किया गया। बिल्कुल, और आपने जिक्र किया कि कितना व्यापक कितना बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के लिए चलाने जा रही है, तो हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे शैलेंद्र। विकास हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विकास, किस तरह से देखते हैं भाजपा के इस बूथ विजय अभियान को? कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाह रही बीजेपी, जैसा कि शैलेंद्र कह रहे हैं कि जो पहले समाज के जो सामाजिक सरोकार हैं उनसे रूबरू होती है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे रूबरू होती है। इस वक्त जो कोरोना का काल है ऐसे में चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, लोगों को सहूलियत पहुंचाने का प्रोग्राम हो, लोगों के बीच में जाएंगे कार्यकर्ता और फिर जो चुनाव का जो बिगुल है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आम लोगों तक जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए काम भी कर रहे हैं। जैसा कि बूथ और बूथ के आगे की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पे पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे और पन्ना प्रमुख बनाने के लिए जो प्रक्रिया है ये 11 तारीख से 20 सितंबर तक रहेगी। तब तक सारे पन्ना प्रमुख बना लिए जाएंगे। अपने आप में बड़ी बात होती है, एक पन्ने में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट होती है और उनमें एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो उन लोगों से बातचीत करे, उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को योजनाओं के बारे में बताए, उन लोगों को उन सब चीजों की जानकारी दो जो सरकार कर रही है, सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए, जन जन को जो योजनाओं में जो लोग लाभ ले सकते हैं उनको लाभ दिलाया जा सके। ये एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। आमतौर पे ऐसा देखा गया है निखिल कि दूरगामी क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण अंचल होते हैं, वहां लोगों को योजनाओं का पता नहीं चल पाता है तो वो अच्छी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो किन्हीं कारणों से अगर जो वहां तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, उन लोगों तक उनकी जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, कैसे कैसे जनहित के काम कर रही है, उन लोगों को बताने के लिए इन पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। और इन्हीं पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी ये भी होती है फिर उतने लोगों को बूथ तक ले आने की जिम्मेदारी होती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक पन्ना में प्रमुख कितने वोट डलवाता है और किस तरीके से। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। इसके साथ ही जैसा कि अभी बताया आपने कि
बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। 17 सितंबर से जो सेवा का अभियान चलाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर से शुरुआत होगी इसमें तमाम सारे लोगों को जो जुड़े कार्यकर्ता हैं वो तमाम सारे स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, कैंप लगाएंगे और टीकाकरण जो आजकल बृहद टीकाकरण काफी तेजी के साथ टीकाकरण किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा सके, इसमें भी सहयोग करेंगे लोग। और इसके साथ साथ 20 सितंबर को सभी जो है विधायक विकास कार्यों की उपलब्धियों को लेकर जनता तक जाएंगे। तो अपने द्वारा जो किए गए कार्यों हैं उनको भी बताना जरूरी होता है। उन सब चीजों पर लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि इस तरीके से हमने ये काम किया है। अगर आप लोगों में कोई ऐसा भी है जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल चुका है, उसको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जी, अभूतपूर्व अभियान रहा है, जिससे इस जन आंदोलन से लोगों ने सहभागिता की है और आज हम इसका असर देख सकते हैं। किस तरीके से हम अपने गली मोहल्ले में देख सकते हैं कि लोग अब सजग हो गए हैं, खुद तो जो है कह रहे स्वच्छता अभियान में भागीदारी करते करते हैं। अगर कोई विकास एक सवाल आपसे जानना समझना चाहेंगे। जिस तरह से बीजेपी आक्रामक और एक व्यापक चुनाव प्रचार करती है, समाज से जोड़ने की कोशिश करती है और उसके बाद जनता के बीच में अपनी बात रख रही है, आपको लग रहा है कि बाकी दलों के मुकाबले बीजेपी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, जो अभियान है, जो बिगुल है चुनाव का, वो फूंक दिया है, तो कहीं ना कहीं बाकी दलों की अपेक्षा लीड ले ली है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल। इस बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो लगातार जो है कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, बूथ कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाने का काम कर रही हैं और ये लगातार सतत प्रक्रिया जारी रहती है। और अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात कहें तो वो अभी ऊहापोह की ही स्थिति में है जी, कले में फंसे हुए हैं। इन सब मामलों को देखा जाए तो बीजेपी की तुलना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी वो जमीनी स्तर पर भी नहीं आए हैं और बीजेपी जो कार्य कर रही है, जो संगठन के रूप में कार्य कर रही है, वो काफी आगे है। तो अभी फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी सारे राजनीतिक दलों से बहुत आगे है अगर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात जी। आइए शैलेंद्र के पास चलते हैं एक बार फिर से। शैलेंद्र, जिस तरह से विकास बता रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं लीड ली है, कम से कम चुनाव अभियान की अगर बात हो, क्योंकि जो बाकी जो प्रमुख दल हैं उत्तर प्रदेश में, अभी उनकी तरफ से कोई हलचल विशेष तौर पर नजर आ नहीं रही है। कार्यकर्ताओं को इंगेज रखना, कार्यकर्ताओं की बात सुनना, कार्यकर्ताओं को समाज से जोड़ना, ये एक बिल्कुल अलग अंदाज है बीजेपी का। किस तरह से देखते हैं इस पूरे अभियान को, दोनों अभियानों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए, और ये जो 10-12 दिनों तक शुरुआत में जो चलने वाला अभियान है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, 2 अहम बातें हैं। पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने के अभियान को तय करती रहती है, उस पर कार्यक्रम बनाती रहती है। हम जानते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा हाल ही में खत्म हुई है, जिसमें मोदी सरकार के जो नए बने कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा गया था, जनता से संवाद करने को कहा गया था, फीडबैक लेने को कहा गया था। कोरोना काल में जिस तरह से दोनों फेज के दौरान हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर गए, लोगों की मदद की और पार्टी ने दावा किया कि सिर्फ राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी ही के कार्यकर्ता सक्रिय थे लोगों की मदद करने में, बाकी दलों के कार्यकर्ता घर बैठे हुए थे, बाकी दलों के नेता घर बैठकर सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। और बार बार इसका जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया भी है और आज भी इस बात को कहा कि बीजेपी इकलौती राजनीतिक पार्टी है जिसके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जनता की मदद कर रहे हैं, सेवा समर्पण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक कार्यक्रमों को तय करने में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक किस तरह से जुड़ना है, वर्चुअल माध्यम से, सीधे तौर पर संवाद हो, प्रभारियों के जरिए हो, अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति हो, इसमें हम देखते हैं कि बीजेपी के पास एक व्यापक और ठोस कार्यक्रम है। हालांकि बाकी राजनीतिक दल भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से व्यापक और ठोस रणनीति से बीजेपी आगे बढ़ रही है, तमाम कार्यक्रमों का ऐलान कर रही है, जगह जगह हम देख रहे हैं कि मोर्चा के स्तर पर, प्रभारियों के स्तर पर संवाद किया जा रहा है, लोगों से बात करने की कोशिश हो रही है, योजनाओं का फायदा बताया जा रहा है। और खास तौर पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जब टीकाकरण में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा है, तो इन सफलताओं को भी जोर शोर से बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जो देश का राज्य है, उसमें
किस तरह से योगी सरकार ने आप ही की सफलता बात पाई है कोरोना शैलेंद्र, को हम एक बार काबू विकास के करने में। पास तो लेकर इन जाएंगे, योजनाओं क्योंकि की बात विशेष सफलता तौर पर उत्तर भी काम प्रदेश की हो हो रही है। तो विकास के पास चलते। विकास, माइक्रो लेवल पर जब आपने पन्ना प्रमुखों का जिक्र किया, वहां तक कार्यकर्ताओं की पैठ एक एक व्यक्ति से मिलना, बूथ के जिस तरह से 100 व्यक्तियों के ऊपर अगर एक प्रमुख है तो यह समझा जा सकता है कि कितने नीचे और कितने माइक्रो लेवल पर सारा मैनेजमेंट करने की तैयारी में है बीजेपी। कितना आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पूरा अभियान है उसको बूस्ट देगा? जी बिल्कुल, ये अभियान बहुत ही ज्यादा प्रगति देगा, बहुत ही ज्यादा सफलता देगा, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जो बूथ बनाए जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, जो बूथ होते हैं बहुत ही निचले स्तर पर सुदूर इलाकों में होते हैं, और आमतौर पर देखा गया कि कई कई पार्टी के ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो बूथ स्तर तक अपना बस्ता नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। वहां से तैयारी, सबसे माइक्रो लेवल से तैयारी हो रही है एकदम, कि वहां पर वो आदमी आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसने को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। वहां 10, 20, 50 घर जो होते हैं वहां तक वो सीधे संवाद रखता है, पार्टी की नीतियों को लेके जाता है, उपलब्धियों को लेके जाता है, उन्हें बताता है, और अगर कहीं उनका जो फीडबैक होता है वो सीधे ऊपर तक पहुंचाता है। फीडबैक आना बहुत जरूरी बात है, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। अगर पार्टी के साथ साथ सरकार है, सरकार भी लगातार इस पे कार्य कर रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप बराबर जनता दरबार लगाएं, संवाद करें, जनता की समस्या सुने और रजिस्टर एक बना के रखें, नोटिंग करें। अगर लखनऊ शासन पे समस्या आ रही तो इसका मतलब जनपद स्तर पर समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। तो जनपद स्तर पर समस्याओं का निस्तारण हो, और जनपद के बाद जो गांव में हो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है, उसकी क्या कुछ समस्याएं हैं वो समस्याएं बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो राजनीतिक जो सरोकार है वो सामाजिक सरोकारों से अलग हो नहीं सकते, और ये बात बीजेपी ने समझ ली है। यही वजह है कि लगातार जनता के बीच में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उनके सुख दुख में, जो सामाजिक कार्यक्रम है उनके बीच में, और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम है, ये जो कोरोना काल है इसमें भी जनता के बीच में लगातार बनी रहेगी बीजेपी, और उसके साथ ही अपना जो चुनाव का अभियान है वो चलाएगी। निश्चित तौर पर देखना होगा कि किस तरह से चुनाव में इसकी परिणति होती है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए, और शैलेंद्र मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम विचारों को हम तक बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात ताजा खबर की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर प्रियंका टिब्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है। यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं शमशेरगंज से मिलन घोष को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही जंगीपुर से सुजीत दास को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भारत कल नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन इस वार्ता में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और महिलाओं के लिए मंत्री मॉरिस पायने आज महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत करेंगे। और हमारे संवाददाता सुधीर यादव और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले तो जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ में, और जो बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री की वार्ता होनी है, उस संदर्भ में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल निखिल, देखिए किस तरीके से इस बेसिकली जो पूरी मीटिंग का मकसद ये है कि आखिर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रक्षा सहयोग है उसको आखिर किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ख़ास तौर पर अगर 2+2 का कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2+2 में दोनों देश आपस में बैठकर
किस तरीके से विदेश मंत्रालय के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में आखिर किस तरीके से एक ओवरऑल रिलेशंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका खासा जो लाभ है निखिल हम कहें वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो जो मालाबार 2020 एक्सरसाइज है उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया हिस्सा शामिल हुआ था, और इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है वो काफ़ी बढ़ा है। और जो हमारे हित है इंडो पैसिफिक को लेकर, खास बात अगर कहें कि इंडो पैसिफिक में किस तरीके से भारत लगातार कह रहा है एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगा। और जिस तरह से चाइना जो है कुछ बेजा हरकतें इस इलाके में लगातार करने की कोशिश करता रहा है, और भारत ने लगातार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है, तो ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रमुखता से रहेंगे। आज की अगर हम बात करें निखिल, तो करीब 3:30 बजे जो है जो ऑस्ट्रेलियन रक्षा मंत्री हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री के बीच बायलैटरल मीटिंग होनी है, और उसके बाद से प्रेस स्टेटमेंट होगा। तो ज़ाहिर तौर पर पूरा फोकस इस तरीके रहेगा कि चूंकि भारत की रक्षा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर एक पहल की है, और जिस खास पहल इसमें यह भी रही है कि आखिर रक्षा के क्षेत्र में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकें, तो एक फोकस ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन जो काउंटर पार्ट है हमारे, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के तौर पर इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक तरह से वर्कफोर्स के तौर पर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम मिलकर साझा तौर पर एक जॉइंट वेंचर भी आगे लेकर आ सकते हैं, जिससे कि भविष्य में हम इसको बनाएं और पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रक्षा के मामले में आज सामने आ सकती हैं। निखिल, जून में शिखर स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच में क्वाड एक्सरसाइज में, जैसा कि आपने कहा मालाबार की जो एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना, अब ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, किस तरह से देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो कदम दर कदम एक स्टेप और आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया किस तरह से इसको परसीव करेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के विशेष संदर्भ में? देखिए बिल्कुल निखिल, जैसा आपने कहा कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है, बेसिक मकसद जो 2+2 डायलॉग का यही है कि खास तौर पर जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक हम बेहतर दिशा की तरफ लेके जाएं, क्योंकि कई बार होता ये है कि विभिन्न मंचों पर अगर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उनका जो आउटकम होता है उसको निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। जो कई सारी मीटिंग्स होते हैं, कई सारे दौरे होते हैं, उनके बाद से जब चीज़ें सामने आती हैं तो उनमें कुछ देरी ज़रूर होती है। 2+2 का मकसद यही है कि दोनों जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में बैठें और एक क्लोज लेवल पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। और इसका खासा फायदा हमें देखने को मिल रहा है क्वाड की। अगर जिस तरह से आपने बात की, क्वाड को लेकर पहली बार मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी हुई है, और पूरे इंडो पैसिफिक को लेकर जिस तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर की भारत बात करता रहा है, वो चीज़ें सामने मजबूती से पूरी दुनिया के सामने आई है। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बेहतर बना है। और दूसरी एक खास बात चीज़ ये भी है निखिल कि दुनिया के और जो दूसरे मंच भी हैं उन पर हम किस तरीके से और बेहतर एक दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं साझा रूप में, ये एक बेहतर चीज़ से सामने निकल कर आई है। और 2+2 की अगर खास बात करें तो विदेश मंत्रालय के मामले और रक्षा मंत्रालय के मामले खास तौर पर अगर कहें तो ये सारे चीज़ें एक साथ कैसे लेकर बेहतरी से आगे बढ़ा जाए, बेसिक मकसद जो 2+2 डायलॉग का है वो यही है। निखिल, जो भारत प्रशांत समुद्री क्षेत्र में एक स्थिरता, एक समग्रता, एक समानता का व्यवहार, जो आपने रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कही, उससे एक कदम और आगे बढ़कर अगर दोनों देशों के बीच में किया जाए, पिछली जो वार्ताएं हुई थी शिखर स्तर की उसमें 9 समझौते हुए थे, तो इससे एक कदम आगे बढ़कर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक लेन देन की बात हो, उस पर भी फोकस रहेगा कहीं ना कहीं दोनों देशों के संदर्भों के। बिल्कुल, देखिए निखिल, 2 मेन जो एजेंडाज हैं, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें और फॉरेन रिलेशंस की बात करें वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, खासतौर पर अगर ट्रेनिंग की बात करें, किस तरीके से हम अपने यूथ को ट्रेनिंग के लिए एक बेहतर माहौल मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक बेहतर माहौल ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से हम क्या बेहतर चीज़ें ले सकते हैं, ये एक खास चीज़ रहेगी। दूसरी एक खास चीज़ ये भी रहेगी निखिल कि किस तरह से जो नए उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की खास पहल रही है स्टार्टअप्स को लेकर कि स्टार्टअप्स को लेकर एक आगे तेज़ी से बढ़ा जाए, तो स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम जो पूरे देश में बेहतर हो रहा है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, स्टार्टअप्स के एक बेहतर माहौल मिले, खास तौर पे पूंजी मिले और दूसरा एक बाजार भी मिले, इन सब चीज़ों के लेकर भी बात हो सकती है। और जिस तरीके से खास तौर पर अगर हम निखिल बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत तेज़ी से लगातार आगे बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए
कोलैबोरेटिव माहौल में अगर हम साझा रूप से कुछ तकनीकी जो है ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं और हमारे पास जो हमारे अपने संसाधन हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, बहुत बेहतरी से जो तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर खास तौर पर रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये जो मेन जो फोकस है वो ये मेन फोकस की बिंदु रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण होगी 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है और उस पर सभी की नज़र रहेगी। आप भी इस पर नज़र बनाए रखें। हम आपसे समय समय पर अपडेट इस वार्ता के संदर्भ में और दोनों मंत्रियों का जो भारत का दौरा है उस पर हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर जो है वो क्रिकेट प्रेमियों से के लिए है, खेल प्रेमियों के लिए है। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी और 5वां जो टेस्ट मैच है वो रद्द हो गया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाना था। हालांकि अब खबर आई है कि मैच नहीं खेला जा सकता है। ये फैसला कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय टीम के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार के कोरोना संक्रमित होने के बाद सभी खिलाड़ियों को होटल में क्वारंटीन कर दिया गया है। यही नहीं, भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को भी एहतियातन रद्द करना पड़ा है। हालांकि गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ गए थे। और हमारे संवाददाता गौरव और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, निराशाजनक जरूर है ये एक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत जब लीड पोजीशन में था तो मैनचेस्टर में जीत के साथ पहुंचा था, लेकिन खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बेहद जरूरी है, वो भी एक जरूरी चीज होगी। बिल्कुल निखिल, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये आखिरकार फैसला लिया गया कि ये जो टेस्ट मैच है, जो 5वां टेस्ट मैच है, इसे नहीं आयोजित किया जाए और इसे रद्द किया जाए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय कैंप में जो कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए थे, कोच रवि शास्त्री का हुए थे, उसके बाद भरत अरुण हुए थे, श्रीधर का भी मामला सामने आया था, और उसके बाद योगेश परमार जो थे तो उनका भी इस तरह की दिक्कत सामने आई थी। तो फिर ऐसे में ये देखा जाता है कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो ऐसे में कई, क्योंकि ये सब एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिए हैं, और कोविड का ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि वो बहुत जल्दी शायद सामने नहीं आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत समय से कहना चाहिए कि कल का जो पूरा समय था और आज का जो समय था, इस समय के दौरान BCCI और ECB के बीच लगातार मंत्रणा होती रही, लगातार मैचेस को लेकर के इस मैच को आयोजित किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर के लगातार जो वार्ता थी वो होती रही। और उसके बाद कहना चाहिए कि ECB ने जो है वो ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने इस बात को सामने रखा कि भारतीय खिलाड़ियों के कहने के बाद इस सीरीज को कहना चाहिए जो ये टेस्ट मैच है जो कि मैनचेस्टर में आयोजित उसको रद्द किया जा रहा है। ये बात आपसे समझना चाहेंगे गौरव कि टेस्ट मैच क्या रद्द किया गया है या पोस्टपोन किया गया है, यानी कि अगली डेट कोई मिलेगी या सीरीज को भारत की जीत के साथ इसको खत्म समझा जाए? देखिए, फिलहाल अभी तक के लिए तो जो खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं उसके हिसाब से है कि ये टेस्ट मैच जो है वो रद्द हो गया है, क्योंकि अब जो है वो सीरीज के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपके रिपोर्ट्स आएंगी और आपके अगर कोई खिलाड़ी कोई और कोरोना पॉजिटिव होते हैं या कुछ इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ऑलरेडी जो उसके आइसोलेशन का जो एक वीक होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो और ऐसे में जबकि अब IPL भी आपका 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में डेट्स जो है वो आगे निकाल पाना या कोई किस तरह की आगे कोई तिथि इस तरह की निकाल दोनों देशों के बीच कोई ऐसी लास्ट टेस्ट खेला जा पाए, इसको निकाल के कुछ सामने आ पाए, ये बहुत मुश्किल है। तो इसको रद्द ही कहना पड़ेगा कि रद्द हो चुका है। और भारतीय टीम ने एक अच्छी कहना चाहिए बढ़त हासिल की है। और आपसे चलते चलते अगर ये इसको रद्द समझा जाए, 2-1 से भारत जीत गया है इस सीरीज को। इस पूरी सीरीज में 4 मैचेस को अगर आप इसका आकलन करें, इस सीरीज को किस तरह से देखते हैं? भारतीय परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा, बावजूद उसके कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई जिस पर अभी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी पे बिल्कुल काम करना होगा, क्योंकि आपका ये सीरीज जो है वो अप्स और डाउन रहे, और खासतौर से आपके जो बैटिंग जो फिगर रही, आपकी जो बैट्समैन रहे वो काफ़ी अप्स और डाउन्स होते रहे। आपका जो ओपनिंग ऑर्डर था वो काफ़ी हिला हुआ नजर आया, और उसके बाद जो आपका कहना चाहिए कि जो मध्यक्रम में था वहाँ पे काफ़ी सारी चुनौतियाँ जो थी वो आपको देखने को मिली। खासतौर से कैप्टन विराट कोहली का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल जो है वो उनका लगातार बना रहा। हालांकि जो लास्ट टेस्ट मैच
मैच था उसमें कहीं ना कहीं टीम ने अपनी बैटिंग स्पिरिट दिखाई, वापस आने की कोशिश दिखाई और एक अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जो टेस्ट मैच में हमने जो पिछले 2 टेस्ट मैच जीते, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बॉलर्स था उनका रोल जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हालांकि लास्ट वाले टेस्ट में तो बल्लेबाजों ने एक अच्छी बल्लेबाजी की और एक चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको अभी भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना है और काफ़ी कुछ आपको अभी अपने अंदर सीखना होगा, क्योंकि इसके बाद अब आपका IPL शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से आप फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा, T20 के फॉर्मेट में आप आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका T20 का फॉर्मेट है तो वो बिल्कुल अलग तरीके का फॉर्मेट हो जाता है और वहाँ पे एक अलग तरीके की खेल शैली जो है वो आ जाएगी। लेकिन इसके बाद जब आप दिसंबर में, जो कि आपका साउथ अफ्रीका का टूर है, तो वहाँ के लिए आपको जब आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो जाहिर तौर पर ये जो टेस्ट सीरीज है इसका कहीं ना कहीं अनुभव जो है वो आपको उसमें फायदेमंद होगा। और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि जो आपके ब्लैक पॉइंट्स हैं, ब्लैक पॉइंट से मतलब जो है जो आपके बल्लेबाजी में जो कहीं ना कहीं आपकी जो दिक्कतें हैं उनको आपको कहीं ना कहीं नोट करना होगा और उस पर वर्कआउट करना होगा। निश्चित तौर पर जो कमियां हैं उसमें सुधार करना होगा और ये सीरीज जीत के साथ खत्म करना निश्चित तौर पर भारत के खेल प्रेमियों के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए संतोषप्रद होगा। कहते भी हैं कि जो टेस्ट विन इज द बेस्ट विन, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम इसके लिए हकदार है। सभी जो खेल प्रेमी हैं उनको बधाई, भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई और आपको भी बधाई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और दूरदर्शन समाचार यानी कि आपका अपना DD न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल है। विदेशी संस्था रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के ताजा सर्वेक्षण में एक बार फिर से DD न्यूज की विश्वसनीयता पर मुहर लग गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक देश भर के लोगों ने DD न्यूज पर विश्वास जताया है। ये बात फिर से साबित हो गई है। सरकारी ब्रॉडकास्टर अभी भी देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना हुआ है। DD न्यूज देश का एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह न्यूज चैनल है। भारत के लोक सेवा प्रसारक का समाचार चैनल बिना किसी सनसनीखेज खबरों के संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन लगातार कर रहा है। DD मेट्रो चैनल को 24 घंटे के न्यूज चैनल में परिवर्तित करके 3 नवंबर 2003 को DD न्यूज चैनल लॉन्च किया गया था। इसका सैटेलाइट फुटप्रिंट पूरे देश भर में उपलब्ध है। DD न्यूज वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार सामग्री तैयार करता है। विश्वसनीयता के पैमाने पर DD न्यूज 46%, ऑल इंडिया रेडियो 38%, जबकि बाकी समाचार चैनल्स इस दौड़ में DD न्यूज और आकाशवाणी से काफी पीछे हैं। तो हमारे दर्शकों का विश्वास बना हुआ है। जिस तरह से विश्वसनीयता बार बार DD न्यूज कायम कर रहा है, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और मिड डे प्राइम में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए मिड डे प्राइम। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मिड डे प्राइम में खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 67,58,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज से गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत भी हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव में लोगों को कोविड-19 महामारी के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद गणेशोत्सव पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगहों पर गणेशोत्सव को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं होगा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गणेश पूजा के लिए पंडाल लगाने वाली समितियों ने पंडाल न लगाने का निर्णय लिया है। वहीं मुंबई में भी BMC ने गणेश चतुर्थी को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
और गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के लेकर के मुंबई से किस तरह से इसको मनाया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं और शिशिर के पास चलते हैं। शिशिर, इस बार जरूर बदली हुई परिस्थितियों में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी हो गया है, बावजूद उसके जो लोगों का उत्साह है और गणपति के प्रति जो आस्था है उसमें शायद कोई कमी ना आई हो। बिल्कुल, देखिए निखिल, सबसे पहले तो मैं आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराना चाहूँगा। हालांकि कुछ विलम्ब ज़रूर हुआ है, दर्शन के लिए सुबह 11 बजे ये दर्शन होने वाला था, लेकिन विलम्ब के बाद अब दर्शन जो है शुरू हुए। हमारे सभी दर्शकों के लिए ये सीधा प्रसारण यहाँ से ला रहे हैं। हालांकि आपने सही कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए, इस साल अगर देखा जाए, जिस प्रकार से पूरा त्यौहार मनाया जा रहा है, एक अलग रूप रंग में, अलग ढंग में मनाया जा रहा है। डिजिटल जिसे हम कहते हैं कि घर बैठे ही राजा के दर्शन आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर मूर्ति देखें तो लालबाग के राजा की मूर्ति की खासियत है, लेकिन इस बार ये मूर्ति जो है जिस प्रकार से निर्बंध लगाए गए उसमें वो कम कर दी गई, उसकी हाइट कम कर दी गई है। इस मूर्ति के मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि निर्बंध के बाद अगर देखा जाए तो लालबाग के राजा की मूर्ति कई सालों बाद बदली है। किस प्रकार से बदलाव इस मूर्ति में आपने किया है? ज़रूर मैं इतना कह सकता हूँ कि जब भी मेरे दादाजी बनाते थे तो वो टाइम से 4 फीट की रहती थी, 4 या 5 फीट की तभी रहती थी। और आफ्टर लॉन्ग टाइम अभी जो हम लोग बना रहे लास्ट 20 ईयर्स, मतलब मैं और मेरे पिताजी, हमारे फैमिली, वो 14 फीट की है। और एक लोगों में एक मतलब मन में बैठी है कि 14 फुट की जो मूर्ति है वो, और कोविड के जो अभी कोविड का ये चालू है, सब पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो हमारा गाइडलाइन था 4 फुट का करना है, तो उसमें भी हम लोग को चैलेंज था कि 4 फुट की भले मूर्ति रहे पर वो उनकी जो भव्यता है वही उतनी होनी चाहिए थी। तो वो हिसाब से फिर, और एवरी ईयर हम लोग ऐसा रहता है कि आप जब भी बाप्पा का तो सिंहासन देखते हो तो अलग अलग तरीके का रहता है, तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देते हैं उसके थ्रू। तो ये साल भी हम लोगों ने ऐसा विष्णु रूप दिया बाप्पा को, जिस वजह से हर एक जैसे जैसे उन्होंने अलग अलग युग में जो अवतार लिए थे वो हिसाब से बाप्पा को हम लोगों ने बिठाया है। और हमारा इतना ही एक मन से एक इच्छा है कि जितना जल्दी हो सके ये पूरा वर्ल्ड से अपना कोविड का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड वगैरह है, वो जल्दी से जल्दी से निकल जाए। तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से मूर्तिकार की भावना है। हालांकि हर साल बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन इस साल की सिचुएशन कुछ अलग है और इसीलिए लालबाग के राजा की ये मूर्ति जो है इस बार अलग है। ये सिर्फ लालबाग के राजा की बात नहीं करेंगे हम, बाकी अगर गणेशोत्सव मंडल की हम बात करेंगे, खास तौर पर मुंबई के जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है उनका अगर आकर्षण देखें तो उनकी मूर्तियां हैं, अलग अलग भाव की मूर्तियां होती है। अगर उनकी ऊंचाई देखें तो 15 से 20 फीट की मूर्तियां भी यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में पांडाल भी काफ़ी सजे होते हैं, रोशनाई उसमें होती है, कुछ सोशल मैसेज देने की कोशिश इस माध्यम से की जाती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए एक अलग तरीके से ये उत्सव पूरा मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों से भी अपील हम कर रहे हैं कि वो भी घर पे ही रहे और हो सके तो बिल्कुल कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। ये जो मूर्ति आपने दिखाई लालबाग के राजा की, ये भले ही इसकी ऊंचाई कम हो गई हो लेकिन जीवंतता इसमें उतनी ही है, अभी भी जो आकर्षण है वो उतना ही बना हुआ है। और निश्चित तौर पर लोगों की आस्था इन जो गणेश उत्सव है इससे जो इस पर बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीहोर से अजीत द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह के दृश्यों को आप हमारे साथ साझा करेंगे और किस तरह से बताएंगे कि कोविड-19 में जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में उसका पालन किया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीर पेश करेंगे मध्य प्रदेश की? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी गणेशोत्सव जो है जोर शोर से मनाया जा रहा है। हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करने की एडवाइजरी जारी की गई है सरकार ने, और जो पंडाल है वो छोटे बनाए जा रहे हैं, मूर्तियों को भी छोटा रखा गया है और 10 से ज्यादा लोगों को एक समय में पंडालों में जमा होने की जो है वो हिदायत नहीं दी गई है कि 10 से ज्यादा लोग जमा ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ बहुत सिद्ध एक मंदिर है यहाँ पर सीहोर का, वहां पर जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, साज सज्जा यहाँ पर की गई है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हालांकि कोरोना के जो मामले हैं वो ना के बराबर हो गए हैं, बावजूद इसके सरकार ने एहतियातन जो है गाइडलाइन जारी की है कि जो सार्वजनिक जो उत्सव है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाएंगे और जो
होते रहे हैं मध्य प्रदेश में, झांकियां निकलती रही हैं, तमाम जो चल समारोह निकलते रहे वो नहीं होंगे। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में कोशिश की गई है कि जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी जो है त्योहार आगामी जो है मनाए जाए। उसी कड़ी में जो गणेशोत्सव है वो भी इसी गाइडलाइन के तहत मनाए जा रहे हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, पंडाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले जैसा उतना बड़े पंडाल या बड़ी जो मूर्तियों की स्थापना होती थी वो इस समय नहीं हो रही है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है वो तो जो है हालांकि कोविड गाइडलाइन के अंदर ही मनाया जा रहा है। लोग जरूर अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां पर गणेश की प्रतिमा जो है वो स्थापित कर रहे हैं। और इसके अलावा कई जगहों पर छोटे छोटे पंडाल जो है वो बनाए गए हैं, वहां पर मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ा उत्सव जो है कोई ऐसा भी नहीं है मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, बदली हुई परिस्थितियों में परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करते हुए जो अपने ईष्ट देव हैं गणेश जी, उनका पूजा अर्चना करना, उनके आस्था जताना ये लगातार जारी है और शायद यही वक्त की जरूरत भी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अजीत, सीहोर से आपका और मुंबई से आपका भी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास रोजगार के नए लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का पैसा सीधे गांवों और नगर पालिका तक पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर बजट इंटीमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि जेके बीम साइट पर राज्य के जिले स्तर से लेकर गांव तक की जानकारी उपलब्ध रहती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार का पैसा सीधे गांवों और नगर पालिका तक पहुंच रहा है। पहले जहां विकास कार्यों में भाई भतीजावाद और करप्शन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब सरकार ने जम्मू कश्मीर बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी जेके बीम साइट पर राज्य के जिले स्तर से लेकर गांव तक की जानकारी रहती है और उसे कोई भी देख सकता है। साइट के आधार पर डीडी न्यूज की टीम ने अनंतनाग की दोरू नगर पालिका के विकास का खुद जाकर जायजा लिया। क्षेत्र में विकास के काम होते दिखाई दिए। जिन इलाकों में कभी सड़कें नहीं बनी थी, वहां भी सड़क पहुंच रही है। लोग भी विकास के काम को लेकर अब खुश नजर आते हैं। ये एक रफ रोड था, इसमें हम पैदल चलते थे, हमारे बच्चों को काफी तकलीफ थी चलने में। कोई बूढ़ा था, कोई हमारी माँ बहन जिसकी डिलीवरी होनी थी वो नहीं हो पा रहा था। आफ्टर दैट वी हैव अप्रोच्ड आवर बिलाउड प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, और उसके अप्रोच पर उसने काफ़ी मेहनत की इस रोड में और रोड को मैग्डमाइज करने में उसका कलीदी किरदार रहा। यहाँ पूरी खुशी दौड़ रही है, सभी बच्चे बूढ़े माएँ बहनें खुश है। जब से इकबाल साहब यहाँ आया, जिसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। नगर पालिका के चेयरमैन खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि पिछले 2 सालों में इलाके की तस्वीर बदल रही है। दोरू नगर पालिका में जहां पहले विकास के नाम पर खाना पूर्ति की जाती थी, अब मैरिज हॉल, डंपिंग साइट, कॉन्फ्रेंस रूम और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा रहा है। खुद चेयरमैन ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बीम से सिस्टम में पारदर्शिता आई है और करप्शन एकदम खत्म हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पास चाहे करप्शन फ्री, आजकल जो है बीम पे पैसा चढ़ा, बीम पे सीधा ऑनलाइन पैसा है और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई विदाउट करप्शन और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के कार्यों में तेजी आई है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर मोदी सरकार का पूरा फोकस है। विकास के काम जिन ठेकेदारों को दिए जाते हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। पारदर्शिता का आलम यह है कि जम्मू कश्मीर बीम साइट पर जाकर खुद आम आदमी भी ये देख सकता है कि उसके इलाके में कौन कौन से काम चल रहे हैं और प्रगति कहां तक पहुंची है और कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास कहीं खोया रहता था वो अब इलाकों में दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही सरकार ने कई सारे कदम ऐसे उठाए हैं कि जो आम लोग हैं वो भी अपने इलाके में क्या क्या काम हो रहे हैं उसे देख सकते हैं। ऐसी ही एक साइट है बीम्स, जहां पर जम्मू कश्मीर के सभी इलाके उसमें शामिल किए गए हैं, किस किस तरह से वहां पर काम हो रहा है। और इसका एक फायदा और होगा कि जो भी बजट आवंटित किया जाएगा, जिस भी राशि में बजट दिया जाएगा, उसकी जानकारी भी इस साइट पर रहेगी। यानी पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण काम होगा और किसी भी तरह का करप्शन नहीं होगा। कैमरामैन कुलदीप और मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, धोरू नगरपालिका, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें।
और जगत की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अजय के पास। बहुत स्वागत है अजय, क्या कुछ खबरें आप लाए हैं अर्थ जगत से? धन्यवाद निखिल। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाजार तो बंद है, यानी शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इसलिए शेयर बाजार के जो खबरें हैं वो आप तक नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आपके लिए राहत की खबर यह है कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न जो भरने की तारीख है उसको बढ़ा दिया है। डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 थी, लेकिन सीबीडीटी ने करदाताओं को 3 महीने का अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया है। यानी आप साल 2020-21 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बिना किसी पेनल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 से बढ़ाकर के 15 फरवरी 2022 हो गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर के 31 जनवरी 2022 कर दी गई है और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर के 30 नवंबर कर दी गई है। देरी से या फिर संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर के 31 मार्च 2022 कर दी गई है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो पोर्टल्स हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और इसलिए ये फैसला लिया गया है कि आम आदमी के लिए या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है। दूसरी खबर क्रिप्टो की दुनिया से। आरबीआई गवर्नर ने निजी क्रिप्टो करेंसी की वित्तीय स्थिरता पर अपनी चिंता जताई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का यह बयान आया है कि क्रिप्टो करेंसी की वित्तीय स्थिरता को लेकर के हमारी गंभीर और बड़ी चिंता है और इसे हमने केंद्र सरकार के साथ साझा किया है। ये एक बड़ा बयान आरबीआई की तरफ से आया। एक निजी प्रोग्राम में आरबीआई गवर्नर बोल रहे थे, लेकिन 16 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार क्रिप्टो को लेकर के एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसे जल्दी ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दरअसल सरकार का मानना है कि नागरिकों को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के साथ प्रयोग करने का विकल्प पूरी तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आरबीआई कई बार इस मुद्दे का विरोध कर चुका है। दरअसल देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स क्रिप्टो के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और निजी डेटा के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा निवेशक इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आरबीआई की यह दलील है कि अभी क्रिप्टो का इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है उसका आकलन करना बाकी है और इसलिए अभी जो वॉलेटिलिटी पूरी दुनिया में दिख रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उसका असर भारत पे पड़ सकता है। इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन सरकार ये मानती है कि ऑप्शंस दिए जाने चाहिए। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए बिल तैयार हो चुका है। शायद एक रेगुलेटर भी सरकार ला सकती है। व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं निखिल के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत शुक्रिया अजय मिश्र इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड ने अफगानिस्तान से नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कतर को धन्यवाद दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों और अन्य लोगों को काबुल से दोहा ले जाने वाली पहली नागरिक उड़ान का स्वागत किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में कतर की यात्रा के दौरान कतर के अपने समकक्ष को इस निकासी में मदद करने का आग्रह किया था। That we have been in regular contact with American citizens and others to whom we have a special responsibility in Afghanistan, both before the end of the U.S. government-led evacuation effort and after. And so as part of that, we invited more than 30 American citizens and LPRs to be on this flight. Now, not all of them ultimately chose to depart Afghanistan. We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose, using this and potentially other means as well. और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बात की और उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों और अन्य लोगों के निकासी के सुरक्षित परागमन में सहायता करने के लिए कतर के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा, कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों के मंत्री के साथ बात की और अमेरिकी नागरिकों और अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों के सुरक्षित पारगमन में सहायता के लिए कतर के जबरदस्त प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम कतर के साथ हमारी मजबूत साझेदारी के लिए आभारी हैं। और खबर मेक्सिको से, जहां शहर तुला में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और कई घर बह गए।
इस सप्ताह भीषण बाढ़ के कारण 17 लोगों की मौत हो गई थी। मैक्सिकन सरकार के मुताबिक लगभग 2000 घरों में बाढ़ का नुकसान हुआ है। भीषण बाढ़ है मेक्सिको में और इसकी वजह से 2000 घरों को नुकसान हुआ है, ये मैक्सिकन सरकार का कहना है। 17 लोगों की इस बाढ़ में अब तक मौत हो चुकी है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और आज़ादी का सफ़र के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वीर और उग्र जितेंद्र नाथ मुखर्जी उर्फ बाघा जितिन के बारे में। हम गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर भी एक नजर डालेंगे। आज हम बात करेंगे भारत माता के महान सपूत बाघा जतिन और गोविंद वल्लभ पंत की। 10 सितंबर 1915 को अपने समय के सबसे अधिक जोशीले स्वाधीनता सेनानियों में से एक जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेजों से अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले के कुश्तिया उप संभाग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जतिन आरंभिक दिनों से ही वर्ग, जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों से प्रेम करते थे। एक बार गांव के लोगों को बचाने के लिए जतिन ने नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर का करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। उन्होंने गोरखा छुरी से बाघ को मार गिराया, इसलिए उनको बाघा जतिन कहा जाने लगा। कॉलेज के दिनों में जतेंद्र नाथ सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित राहत शिविर में शामिल हुए। सिस्टर निवेदिता ने जतिन का परिचय स्वामी विवेकानंद से कराया। विवेकानंद ने जतिन को मातृभूमि की सेवा का मिशन चलाने का निर्देश दिया। उन दिनों राष्ट्र ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष से आंदोलित था। श्री अरबिंदो ने जतिन दास को सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अत्यधिक प्रेरक आह्वान किया, आमरा मुर्बो जगत जागपे, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए जान देंगे। इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया। जतिन ने रास बिहारी बोस सहित अनेक युवाओं को प्रेरित किया। रास बिहारी बोस तो जतिन को जोशीले व्यक्तित्व वाला वास्तविक जननेता कहते थे। 1934 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन क्राउन प्रिंस से हथियार मांगे। शिपमेंट के आगमन के लिए जर्मन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी एमएन रॉय को सौंपी गई। अपने साथियों के साथ जतिन बालेश्वर के निकट छिपे थे, जहां हथियारों से लदा जर्मन जहाज आना था। लेकिन इस कंसाइनमेंट की सूचना आयरिश एजेंट द्वारा लीक हो गई और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जतिन और उनके साथी पिस्तौल से मुकाबला कर रहे थे। फिर भी जतिन और उनके साथी पूरे जी जान से लड़े। इस घटना में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर शहर के अस्पताल में उनका निधन हो गया। The poet Nazrul Islam hailed the Battle of Balasore as the Haldi Ghat of New India. বালাসোর বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদি ঘাট উদয় গধূলি রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল যথা অস্তপাত আনিল গগন গম্বুজ ছোঁয়া কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল অস্ত্র বীরে ছুটি ধরে আনে মধ্য গগনে কোন পাগল আপন বুকের রক্ত ঝলকে পাংশুর বীরে করে লোহিত বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুকি থর থর কাঁপে স্বর্গী দেবকী মাতার বুকের পাথর নড়িল কারায় অকস্মাৎ বিনা মেঘে হলো দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी।
इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे